लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BST विवेक सेक्रेटरी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की जो भी तैयारी चल रही है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी जो वीडियो है, जो क्लासेस हैं वो समझ में आ रही होंगे, आप सभी लोग देख रहे होंगे और आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जान पहचान वालों, अपने मित्रों के पास, आपके जो भी रिलेशन में तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को भेजें, शेयर करें और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। हमारा जो मैथ में टॉपिक चल रहा था वो था अनुपात और समानुपात। हमने अनुपात और समानुपात के बेसिक प्रश्नों को लगाया, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने आप सभी के सामने रखा कि अनुपात समानुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। तो हमने उस क्लास में बताया था कि मैथ के लिए कोई टॉपिक सही, मैथ का जब भी कोई टॉपिक लगा सबसे पहले उस टॉपिक का हमें क्या समझना चाहिए कि बेसिक। तो हमने अनुपात समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। अब हम उससे आगे चलेंगे, प्रश्न देखेंगे कि उससे आगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उस प्रतियोगी परीक्षा में अनुपात समानुपात से किस किस प्रकार से किस किस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। केवल हमें अपनी इतनी बात ध्यान रखे चलनी है कि हमें अनुपात समानुपात का जब भी सवाल मिले तो हमने आप सभी को जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताए वो याद रखने होंगे। उन्हें इस तरीके से याद रखना होगा कि अगर सवाल में जो भी पूछा जाता है उसे हम किस तरीके से बता सकते हैं। हमने अनुपात के सवाल कराए बेसिक, हमने समानुपात के बताए। समानुपात में हमने बताया कि उसमें 4 संख्याएं होती हैं, दो संख्या से क्या काम करते हैं वो बताते हैं कि पहली 2 का अनुपात और अंतिम 2 का अनुपात, फिर बीच में लगा देगा समानुपात के, इनमें कोई ना कोई एक संबंध है। तो मैंने बताया कि समानुपात में जब भी जो पद होते हैं, जो संख्या होती है वो हमारी 2 प्रकार से होती हैं। एक कहलाती बाह्य पद की संख्या और एक कहलाती मध्य पद की संख्या। मध्य पद हमने बताया जो समानुपात जो चिन्ह होता है, जो समानुपात का हमारा जो चिन्ह होता है उसके जो बिल्कुल पास में होती हैं। समानुपात का जो चिन्ह होता है, जो 4 ऐसे डॉट मिलेंगे, जो हमारा चिन्ह होता है वो किसका होता है, समानुपात का। इसके जो बिल्कुल ठीक पास में होंगी जे हमारे मध्य पद कहलाएंगे। जे हमारे कौन से पद कहलाएंगे, मध्य पद कहलाएंगे। और ठीक इनके बाद अनुपात लगा होगा और इनके बाद में जो संख्या होंगी जे हमारे कौन सी कहलाएंगे, जे हमारे बाह्य पद कहलाते हैं। हमारे कौन सी पद कहलाते हैं, बाह्य पद। फिर हमने बताया कि बाह्य पद और मध्य पदों में जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो हमने बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। इतनी बात हमें समानुपात में बेसिक याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें प्रश्नों को हम लगाएं अपने, तो अपना जो अगला प्रश्न है, अब प्रश्न बनता है कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात। तो पहला प्रश्न है कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती एवं 9 और 25 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो बात करें कि होता क्या है, कि मध्य अनुपाती क्या होता है, बाह्य अनुपाती क्या होता है, या और पूछ लिया जाए समानुपाती क्या होता है। ऐसे प्रश्न जब भी पूछा जाए तो हमें याद रखनी है कि मध्य अनुपाती का और तृतीय अनुपाती का जो मतलब होता है वो केवल थोड़ा बदलना है और कुछ नहीं है। जैसे जब तृतीय अनुपाती कौन सा पूछेगा, तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती, जब भी ये 2 नाम पूछेगा तो केवल 2 संख्या देगा। केवल कितनी संख्या देगा, 2 संख्या देगा। और जब भी प्रथम अनुपाती पूछेगा या हमारा पूछेगा चतुर्थ अनुपाती,
तब हमारे इन दोनों में क्या संख्या देगा, 3 संख्या देगा। और जब 3 संख्या देगा तब तो तुरंत बता दोगे, हम समानुपात का नियम लगा देंगे। सही है। तृतीय अनुपाती में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 2 संख्याएं थी ए और बी, तो इसने कहा ए और बी का तृतीय अनुपाती बताओ कितना होगा, तृतीय अनुपाती बताओ कितना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात, जो दूसरी संख्या है वो 2 बार लिख देंगे कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बी अनुपात सी। ठीक है, इस प्रकार से हम संख्या को लिखेंगे, इस प्रकार से हम संख्या को लिख देंगे। तो हमें पता चल जाएगी कि हमारी संख्या जो रहेगी, हमारी जो संख्या रहेगी वो हमें किस प्रकार से निकालनी है, वो हमें किस प्रकार से निकालनी है। तो देखो जो सी है, सी ये हमारा कौन सा अनुपात कहलाता है, तृतीय अनुपाती कहलाता है। अब मान लो अगर हमें सी निकालना है, सी, तो हम क्या काम करेंगे, हम जब समानुपात का नियम लगाएं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो बी स्क्वायर, और हमें चाहिए कौन सा, सी, तो सी बराबर क्या बनेगा, बी स्क्वायर बट्टे ए। तो ये कह सकते हैं जो तृतीय अनुपाती जब भी 2 संख्याएं देकर पूछे, जब भी 2 संख्याएं देकर पूछे, तो हम सीधी सीधी बात करें कि बी, देखो 2 संख्या देगा, इसका मतलब ये है कि पहली संख्या ए मान लो कि दूसरी संख्या बी मान लो। ठीक है, तो जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा तो हम क्या काम करेंगे, बी का स्क्वायर बट्टे ए, बी का स्क्वायर बट्टे ए। मध्य अनुपाती में क्या होता है, जो ए और बी है, जो हमने लिखा ए अनुपात बी, तो जो ए और बी हैं ये हमारे कौन से मध्य अनुपाती हैं। तो अगर हम इनका मान लो बी का मान पूछे तो हमारा यहाँ से कितना मान मिला, बी स्क्वायर बराबर सी ए, बी स्क्वायर बराबर सी ए कह सकते हैं। तो बी बराबर अंडर रूट कितना बनेगा, अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट कितना बनेगा, ए सी। ठीक है, या सी ए कह सकते हो, अंडर रूट में बनेगा। तो ये है कि मध्य अनुपाती जब भी पूछा जाए तो जो 2 संख्याओं का होगा, जो 2 संख्याएं हमें दे रखी होंगी, जो 2 संख्याएं दे रखी होंगी उनका गुणा और उनका वर्गमूल, बस इतनी बात याद रख के चल रही है हमें मध्य अनुपाती में और तृतीय अनुपाती में, मध्य अनुपाती में और तृतीय अनुपाती में। ठीक है, तो इतनी बस। और अब अगर हम मान लो, अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि हमारा पहला है कि 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो 30 गुणा 30, बी का मान क्या बार, 2 बार बट्टा 12 बट्टा 12। अब इन्हें अगर हम काटें, इन्हें काटें तो काटो, कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 30, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और ये कटे 15 बार, तो ये 15 पना 75, कितना बना 75। अब देखें 9 और 12, 9 और 25, 9 और 25 का मध्य अनुपाती, तो मैंने कहा अंडर रूट लगाओ, दोनों संख्याओं का गुणा करो, यही हमारा क्या कहलाता है, मध्य अनुपाती कहलाता है। तो देखो वर्गमूल लो, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, तो ये बना 15, ये बना 15। ये कहता है कि अनुपात बताओ, अनुपात किसका बताना है, तो तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती आया 75, अनुपात मध्य अनुपाती आया हमारा 15, तो यही उत्तर होगा। अब अनुपात में क्या होता है, हमें अनुपात में हमेशा बताना होता है सरलतम रूप। कौन सा रूप बताना होता है, सरलतम रूप। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब भी दोनों संख्याओं में, जब भी दोनों संख्याएं जो अनुपात में दे रखी हो, अगर वो किसी संख्या से कट जाएंगी, यदि वो संख्या किसी भी संख्या से यदि कट जाएंगी तो हम उन्हें काटेंगे। जैसे 15 75, तो ये कह सकते हैं 15 से दोनों कट जाएंगी, 15 पना 75, 5 1 15 1 15, तो उत्तर होगा हमारा 5:1, 5:1, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। तो तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती में केवल इतनी बात याद रखी चलनी है कि तृतीय अनुपाती में दूसरी संख्या का वर्ग बट्टा पहली संख्या, तृतीय अनुपाती में क्या करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग बट्टा पहली संख्या, और मध्य अनुपाती में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका वर्गमूल, बस और कुछ याद ना रखना है हमें। तृतीय अनुपाती पूछा जाए चाहे मध्य अनुपाती पूछा जाए। अगला प्रश्न देखो, 7 6 21 का चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए कि 7 6 21 का चतुर्थ अनुपाती। देखो हमने कहा कि यदि प्रथम अनुपाती पूछेगा या चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो हमें 3 संख्या देगा, और तृतीय अनुपाती पूछेगा मध्य अनुपाती पूछेगा तो हमें 2 संख्या देगा। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती के लिए मैंने बता दिया दूसरी संख्या का वर्ग करो पहली संख्या से भाग 2, उत्तर होगा। मध्य अनुपाती के लिए बता दिया कि दोनों संख्याओं का गुणा करो, दोनों संख्याओं का गुणा करो और
और वर्गमूल निकालो, भाई हमारा क्या होगा, मध्य अनुपाती कहलाएगा। फिर देखो 7, 6, 21 का चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती को हम कैसे लिखेंगे, देखो 7:6 समानुपात। चतुर्थ अनुपाती जो होगा वो होगा लास्ट वाला, वो होगा कौन सा, डी। जैसा हमने लिखा A/B समानुपात समानुपात C/D। जैसे कहेंगे प्रथम अनुपाती, जैसे कहेंगे द्वितीय अनुपाती, जे तृतीय अनुपाती और जे चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, फिर हम इन्हें कहते हैं कि मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती। अगर मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती की बात करी जाए तब जब दो संख्या दी जाए तब। ठीक है, तो इतनी बात बन जाती है। अब अगर हम बात करें, अब हम बात करें कि हमें डी की वैल्यू ज्ञात करने हैं, डी की तो याद करना है, तो हम कहते हैं मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद है 7 गुणा डी बराबर है 6 गुणा 21, तो ये कह सकते हैं 7 तिया 21, तो डी बराबर 6 तिया 18। तो उत्तर कितना होगा, 18, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें केवल इतनी बातें याद रखे चलनी है कि और कुछ याद रखे नहीं चलना है कि हमसे कौन सा अनुपात पूछा गया। दो संख्या दे रखी है तो वो तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती केवल पूछेगा। उनके लिए हमने बहुत सही बता दिया कि तृतीय अनुपाती पूछे तो दूसरी संख्या का वर्ग करो, पहली संख्या से भाग दो, उत्तर होगा। और मध्य अनुपाती पूछे तो दोनों संख्याओं का गुणा करो, उसका वर्गमूल ले आओ, भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आगे देखा, बहुत अच्छा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर का अनुपात। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल, मान लो दो संख्या हमारी ए और बी हैं, ए और बी हैं, तो ये कहता है कि a+b बट्टा a-b बराबर है 5/1 के, बराबर है 5/1 के। ये कहता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या और कौन सी संख्या बतानी है हमें, छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जिसका भी अनुपात ही पूछा है, संख्या भी पूछ सकता है ऐसे प्रश्नों में, कुछ भी पूछे, हमें तरीका अपना यही रखना है। देखो अगर संख्या दे रखी है और योगफल और अंतर का अनुपात पूछा है तब भी यही काम करना है, और अगर योगफल और अंतर दे रखा है और संख्या पूछी गई है तब भी हमें अपना यही काम करना है। तो हम ये कह सकते हैं a+b बट्टा a-b बराबर 5/1। अब इसने कहा कि a/b बताओ, a/b बताओ, तो a का मतलब ये है कि बड़ी संख्या, क्योंकि एक बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तभी तो प्लस हम बनेगा। तो ये कह सकते हैं a बड़ी है और b छोटी है। तो बस इतनी बात है कि बड़ी बट्टा छोटा अगर पूछा जाए तो जहां बड़ा है वहां जोड़ दो, 5 और 1 6, और जहां छोटी पूछी जाए वहां घटा दो, तो 5 में से 1 गए, इन्हें घटाओ 4, ये काट सकते हैं, तो 3/2, ये कह सकते हैं 3:2, 3:2। कौन सा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, देखो ऐसा कि ऑप्शन नहीं है, ये संख्या, ये प्रश्न हमें डायरेक्ट हल करना है। तीन संख्याओं का अनुपात है 2:3:4। अब हमारे पास तीन संख्या दे रखी है, तीन संख्या दे रखी है। अच्छा, इससे पहले ये हो रहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमने बता दिया कि कैसे करना है। क्या हमें करना है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। जब जोड़ोगे तो बड़ी संख्या, घटाओगे तो छोटी संख्या, ये बन जाएगी। अगर ये पूछो कि a/b अगर दे रखा होता, a/b दे रखा होता कि 3/2 है, और ये कहता है इसका कि योगफल और अंतर का बताओ, तो हम क्या काम करते, जोड़ते, 3 और 2 5, और 3 में से 2 गए 1, तो ये बनता 5/1। ठीक है, ऐसे करके हैं। इसी का ठीक उल्टा करो तो अनुपात जो बनेगा योगफल और अंतर का तो सेम बनेगा। ये ध्यान सवाल प्रश्न में इतना याद रखना है हमें कि पूछ क्या रहा है। अगर वो योगफल और अंतर का अनुपात पूछता है तो जोड़ बट्टा घटाना। अगर योगफल और अंतर का पूछता है तो हम क्या काम करेंगे, योग बट्टा अंतर ही करेंगे। और अगर अंतर बट्टा योग करता है, मान लो पहले घटाना है, बट्टे में जोड़ना है, तब हम क्या करेंगे, तो पहले घटाएंगे फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखे चल रही है, तुरंत सवालों को कर दोगे। फिर है तीन संख्याओं का अनुपात जो दे रखा 2:3, उनके वर्गों का योग इतना दे रखा है 1856। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर हम बात करेंगे हमारी पहली संख्या मान लो a है तो 2x, b है तो 3x, और c है तो 4x। ठीक है, a बराबर 2x, b बराबर 3x, c बराबर 4। वो कहता है उनके वर्गों का योग, तो वर्ग करना पड़ेगा ना, तो 4x², 9x² और 16x² और 16x²। तो इनका मान कितना हुआ, इनका मान कितना देखो, 16, 4, 20 और 9 29, 29x² बराबर 1856। यही कहता है ना कि इनके वर्गों का योग 1856 के बराबर है।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 1856 बट्टा 29, 1856 बट्टा 29। ठीक है, अब अगर 29 का भाग दो तो वैल्यू देखनी है कि कितनी आएगी, वैल्यू देखनी है कि कितनी आएगी। तो 29 का भाग दो कितना आएगा, तो 29 का भाग कितने में दें, 29 का भाग दें 1856 में। देखो कितनी बार जाता है बताओ, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 बार ना जाएगा, 5 बार देखो, 5 45, 5 दूनी 6, 6 नेम 54, 6 दूनी 12 और 5 17। ठीक है, 7 बार, 7 नेम 63, 7 दूनी 14 ना जाएगा। तो हम जो देखें कितनी बार जाता है, 6 बार, 6 बार। तो देखो 6 नेम 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। ये बचा कितना, 5 और 1, 8 में से 7 के कितना 1। ठीक है, अब जाएगा 4 बार, तो ये कह सकते हैं 64। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 64। हमें वैल्यू तो एक्स की चाहिए ना, वैल्यू चाहिए एक्स की। तो एक्स बराबर कितना बना, एक्स बराबर वर्गमूल ले लो तो 8 बना, एक्स बराबर वैल्यू मिल गई हमें 8। अब ये कहता है का पूछी का संख्या बताओ, तो संख्या 2x है ना पहली, तो 2 गुणा 8, दूसरी कितनी है 3 गुणा 8, चौथी कितनी 4 गुणा 16, 4 गुणा 8, तो ये कितनी बनी 16, 24, 8 चौक 32। बच्चे हमारी संख्या होंगी कि यदि वे संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3:4 है और उनके वर्गों का योग 1856 है, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो वो संख्याएं होंगी वो 16, 24 और 32 होंगी। ठीक है, 16, 24 और 32 होंगी। तो ऐसे करके हम ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक तरीका और है, जैसे अगर हम डायरेक्ट करना चाहें कि 2:3:4 है, वो कहता है इनके वर्गों का योग, तो वर्ग कितना होगा 4, 9, 16, इनका होगा 29, योग कितना होगा 29। वो कहता है 29 ना है, कितो है 1856 है। ये कहेगा कितने गुना, तो 64 गुना। अब जब वर्ग 64 गुना है तो संख्या क्या गुना होगी, जब वर्ग इतने गुना है तो संख्या इसके वर्गमूल के बराबर गुने होगी। तो 64 का वर्गमूल 8, तो ये कैसा है संख्या 8 गुना होगी। 2 का 8 गुना 16, 24, 32। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं, सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी बात याद रखे चलनी है हमें कि हमें क्या करना है, योगफल अंतर। ये सवाल बता दिया हमने, संख्याओं जब अनुपात दे रखा हो, फिर चाहे कुछ भी दे रखा हो, हम अपने तरीका से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, यानी कि ये 7 हमारे लड़के हैं और 5 क्या है लड़की है, 5 क्या है लड़कियां हैं। ठीक है, तो अब कहें तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या कुल छात्रों के बराबर नहीं हो सकती है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि अनुपात में हमें दे रखा हो और ये पूछा हो कि इसका मान कितने के बराबर नहीं हो सकता है, तो अगर कुल पूछता है तो जो अनुपात हम संख्या दे रखी है उनके योग के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कह सकते हैं 7:5, तो बराबर कितना बना 12। तो बस इतनी बात है कि जो संख्या 12 से नहीं कटेगी उसके बराबर नहीं होगा, और जो संख्या 12 से कट जाएगी उसके बराबर होगा। तो देखो 12×3 36 होगा, 50, 12×7 84 होगा, 12×9 120 होगा, तो कौन सा नहीं होगा 50 के बराबर नहीं होगा। तो बस अनुपात में इतनी बात होती है कि जब हम अनुपात में किसी संख्या को हम बांट देते हैं तो वो संख्या अनुपात में जितनी संख्या से बांटेंगे उनके योगफल से जरूर कट जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 17:24 में से प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ये कहता है कि कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। हम मान लो कि 17:24 है, पहली संख्या कितनी 17:24। अगर हम कहें कि 17 x घटाए दो तो 24 में उसे x घटाए दो, तो अनुपात कितना बनता है 1/2 बनता है। सही है, कैंची का गुणा करोगे तो जी कितनी वैल्यू बनेगी 34 - 2x, ये कह सकते हैं 24 - x। अब एक एक तरफ करो तो ये बना 2x - x और इधर लाओगे तो कितना बनेगा, इधर लाओगे तो 2x को उधर ले गए तो ये बनेगा 14 -
24, ठीक है ना, 14 माइनस 24, ना 17 है, 17 दूनी 34, 34 करो ना तो 34 माइनस 24। अब देखो घटाओ तो जी x बना, 34 में 24 गए कितने बच्चे 10। तो जी कह सकते हैं यदि हम प्रत्येक संख्या में ऐसा कितना घटा दें, प्रत्येक संख्या में ऐसा कितना घटा दें, तो अगर हम 10 घटा दें तो हमारा कितना बनेगा, तो अनुपात बन जाएगा 1:2, 1:2, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। एक चीज और है, ऐसे प्रश्नों को सबसे बढ़िया किस तरीके से करो, ऑप्शन से कर दो, ऑप्शन से। वो कहता है कि 20 घटा दो, 17 में से 20 घटाए 3 बचेंगे, जहाँ 4 बचेंगे, यानी 3:4। वो कहता है 1:2 बनना चाहिए, गलत हो गया। अगर हम कहें कि 12 घटाएं, हम 12 घटाएं तो 17 में से 12 गए 5 बचे, 24 में से 12 गए 12 बचे, तो 5:12। तो जी कहता है ये भी गलत है। 10 घटाओ, 10 घटाएं तो ये बनेगा, 17 में से 10 गए 7, और 24 में से 10 गए कितने बचे 14। जी काटोगे तो 1:2, और जी क्या कहता है 1:2 बनना चाहिए, यानी ऑप्शन हमें मिला सी, 10 हमारा सही है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो सीधी बात याद रखे चलनी है कि ऑप्शन से कर दोगे। ये तरीका तो है ही है, ये तरीका है ही है। एक तरीका और होता है, वो ना बताएं, एक तरीका और होता है, वो समझो या ना समझो, केवल हम बता दे रहे हैं समझने के लिए कि 17:24 है, कुछ घटाने के बाद 1:2 बना। वो कहता है कि यहाँ कितना घटाया हमने 16, यहाँ कितना घटाया बताओ, 24 में से 2 गए कितने घटाए 22, जहाँ घटाए 22, जहाँ घटाए 16। लेकिन वो कहता है कि दोनों में बराबर घटानी, जितना जहाँ घटाओ उतना ही जहाँ घटाओ। इन्हें अनुपातों को बराबर करने के लिए इसका अंतर 17 से 24 में 7 का अंतर, 7 का अंतर, और इस समय 1 का अंतर। तो ये कह सकते हैं इनके अंतर का ऊपर नीचे गुणा करोगे वो हमारा समान बन जाएगा। अगर जहाँ 1 का गुणा करें, जहाँ 7 का गुणा करें, तो हमारा अंतर समान बनेगा। बस भाई हमारा उत्तर होगा। हम इस तरीके से भी सवाल जो करके देख सकते हो। 1 का गुणा करा तो 17:24 बना, 7 का जाम करेंगे तो 7:7 दूनी 14 बनेगा। देखो 17 में 7 गए 10, 24 में 14 गए 10, बस हमने दोनों संख्याओं में से 10 घटा दिया, उत्तर हमारा 1:2 बना। ठीक है, ऐसी प्रश्न की जब भी बात आएगी तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगला है कि दो संख्या 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या काम करता है, 2 अनुपात दे रहा है और संख्या भी दे रहा है कि इतनी संख्या अगर हम घटाएं, ऊपर वाले सवाल में क्या था, संख्या नहीं पूछी गई थी तो हमने डायरेक्ट उत्तर अनुपात से ही निकाल दिया। अब काम का है, अनुपात दे रखा है, निश्चित संख्या दे रखी है कि हम 15 घटाएं, और फिर वो कहता है कि 15 घटाओ, फिर वो कहता है कि कितना बचे, फिर वो कहता है कि कितना बचे, तो 2:3 बन जाए, 2:3 बन जाए। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, तो देखो अगर हम इसे देखें, दो संख्या ही कौन सी, तो 9x ही और 16x ही। ठीक है, इतनी बात है। ये कहता है इनमें से हम कितना घटा दें, 15 घटा दें, तो बचा कितना 2/3 बचा। बस हल करोगे उत्तर मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, 9x और 16x हम मान रखोगे, भाई उत्तर होगा। देखो करो तो देखो 27x माइनस 15 तिया 45, 32x माइनस 30। ठीक है, एक एक तरफ करो तो 32x, एक एक तरफ अगर करोगे ये बना 9 तिया 27, 15 तिया 45, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। अब अगर एक तरफ करो तो वृद्धि कर दी जाए, जोड़ना है, जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, क्यों वृद्धि शब्द लिखा है, घटाना नहीं है। पहले में घटाना था कि जोड़ी या घटाई है, तो इसमें जोड़ी या घटाई है, तो कितनी जोड़ी घटाई है 10 आया उत्तर। इसमें क्या कहता है, वृद्धि कर दी जाए तो जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए। अब एक एक तरफ करो तो 32x माइनस 27x, और ये बनेगा 45 माइनस 30। अच्छा कितना बचा, तो ये बना 5x, और ये कितने बने, ये बने हमारे 15, ये बने 15। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 5 तिया 15, ये कह सकते हैं 3। तो संख्या कौन सी है, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 16 तिया 48। तो 27,48, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो ऐसे करके अगर हम प्रश्नों को हल करेंगे तब भी हमारा उत्तर आएगा।
एक तरीका वही था हमने जो बताया, एक तरीका हमारा वही था जो हमने बताया कि कितना कितना, देखो हमने बताया 9:16 था, 9:16 था। इसमें हमने 15 की वृद्धि करी, 2:3 हुआ, 2:3 हुआ। अब अगर कहा जाए यहाँ कितने की वृद्धि है, 7 की, यहाँ कितने की वृद्धि है, 16, 3, 13 की। लेकिन ये कहता है हमने दोनों तरफ 15 की करी, तो इन दोनों को हम क्या, जहाँ समान संख्या बनानी होगी, यहाँ कैसी संख्या बनानी होगी, समान संख्या बनानी होगी। तो ये 7, यहाँ क्या काम करें, इनका अंतर 16, 9 7 16, इनका अंतर 1, तो बस उल्टा गुणा कर दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये कैसा कहते हैं, 1 का इधर गुणा करोगे और 7 का इधर गुणा करोगे, तो ये बनेगा 9:16, ये बनेगा 14:7 अब देखो कितने कितने का है। अब देखो 9 5 14 और 16 5 21 5 का, यानी ये कहता है हमने अनुकर अनुपात को बराबर किया, तो हम कहते हैं कि दोनों तरफ हमने कितने की वृद्धि करी, 5 की। बस सवाल कहता है 5 की नहीं करी, कितने की करी, 15 की। क्या गुना करी, 3 गुना। क्या गुना करी, 3 गुना। संख्या भी क्या गुना, 3 गुना। तो 3 गुना 9 तिया 27, और ये भी संख्या क्या गुना, 3 गुना 16 तिया 48। ऐसे भी हम अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। केवल हमें जो सब प्रश्न में कहता है कि जो संख्या हमारी समान है, ये संख्या हमारी समान है, तो उन्हें हम क्या काम करेंगे, उन्हें हम बराबर करेंगे, उन्हें हम बराबर करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि जब भी कोई संख्या में कुछ भी हम जोड़ें, कुछ भी घटाएं और दो अनुपात बन जाए, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, उन अनुपात को बराबर करेंगे, जैसा प्रश्न में कहता है, जैसा प्रश्न में कहता है। आगे चलते हैं। ये तीनों ही प्रश्न अनुपात के ही थे कि अनुपात में कुछ जोड़ा जाए, अनुपात में कुछ घटाया जाए, अनुपात में कुछ जोड़ा जाए और अनुपात में कुछ घटाया जाए। अब अगला प्रश्न जो आएगा वो हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो आएगा हमारा, वो हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखते हैं कि किसी थैले में, अब जो प्रश्न है वो हमारा रुपए से है। रुपए के जो रुपया होता है, रुपए में हमारी देखो जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है कि रुपया को हम रुपया को हम पैसा में बदल सकते हैं, पैसे, ठीक है, ऐसी ही बात है। तो ऐसा प्रश्न मिलेगा कि एक कोई थैला है या किसी का एक परस है, किसी का थैला या किसी का परस है, उसमें क्या काम करेगा, वो संख्या दे रखी होंगी कि इतने पैसे, इतने सिक्के या कुछ भी सही ऐसे करेगा, दे रखा होगा, ठीक है। अब इसमें सवाल में क्या काम होगा कि एक अनुपात दिया जाएगा, एक अनुपात दिया जाएगा। वो अनुपात या तो सिक्कों की संख्या का होगा या सिक्कों के मूल्यों का होगा, या सिक्कों के मूल्य का होगा, कितने रुपए का होगा, ठीक है। तो जब भी सिक्के का कोई प्रश्न आता है, सिक्के का कोई प्रश्न आता है, तो हमें याद रखे चलनी है कि जो सिक्का है वो कितने रुपये का है, वो कितने, देखो 10 रुपए का भी सवाल आ सकता है कि 10 रुपए का, 5 रुपए का और 1 रुपए के इतने सिक्के हैं उसके बैग में, और पैसों से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस समय एक बात याद रख के चलनी है, जो लगभग सभी को पता होगी कि 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं। बस इतनी बात याद रख के चल रही है, बाद बाकी प्रश्न हो जाता है, ठीक है। अगर पैसा आता है तब, अगर रुपए आते हैं कि 10 रुपया, 5 रुपया और 1 रुपया की सिक्का है, तो फिर तुरंत सवाल को रुपए से हल करोगे। और अगर पैसा ऐसे आता है कि एक जगह रुपया है बाकी की जगह पैसा है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, पैसे से हल करेंगे, ठीक है। तो अब प्रश्न को हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो अनुपात दे रखा है सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की संख्या का। तो देखो हमारे पास जो सिक्के हैं वो हैं 1 रुपया के, और हैं 50 पैसे के, और हैं 25 पैसे की। पी लिखे दे रहे हैं, पी को पैसा समझो, ठीक है। अब वो अनुपात जो दे रखा है वो पहले लिख लो। पहले जो अनुपात दे रखा है, कैसे ने कहा, नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की संख्या, सिक्कों की, यहां अगर लिखें तो ये कैसा करते हैं, सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 4:3:8, 4:3:8। अगर हम ये कहें कि 1 रुपया 4 सिक्का है, 50 पैसा 3 सिक्का है और 25 पैसा के 8 सिक्का है, तो टोटल रुपया कितने हैं हमारे पास, तो टोटल रुपया
कितने हैं। तो जहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि अगर हम कहें कि सिक्कों की संख्या और 1 रुपया जो 4 सिक्का हैं, 1 रुपया के 4 सिक्का हैं, तो हम कहें कि सिक्कों का मान कितना होगा, सिक्कों का मान कितना होगा, या वैल्यू देखें कि वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितनी होगी, कि जो सिक्के हमें दे रखे हैं उनका कुल धन कितना बनेगा। तो 1 रुपया 4 सिक्का, तो हम कहते हैं बाकी के पैसों में है, तो पैसे ही में जोड़े ना, पैसा हम जोड़ लें। पैसा हम अगर कहें तो ये कह सकते हैं 100 पैसा, तो 100 पैसा के अगर 4 सिक्का है तो कितने पैसा बनेंगे, तो कितने पैसा बनेंगे बताओ, 400 अनुपात 150 अनुपात 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। अगर इन सब को हम जोड़ें, इन सब को अगर हम जोड़ें तो 400 200 600, यानी कि हमारा बना 750, 750 पैसा बना, 750 पैसा बना। कि अगर तीनों को हमने जोड़ा तो 750 पैसा बना। वो कहता है कुल धन हमारा 750 पैसा नहीं है, 150 रुपया है, 150 रुपये है। तो 150 रुपए का मतलब कितना होगा, 150 रुपए का मतलब कितना होगा, 150 गुणा 100, ये कह सकते हैं 15,000, 15,000। तो 15 750 ना होकर के कितने की बराबर है वैल्यू, 15,000 पैसों के बराबर है। तो कितने गुना, कितने गुना बताओ, एक जीरो से एक जीरो कटा, कितने गुना बनेगा, 20 गुना, कितने गुना, 20 गुना। देखो करके देख लेना कि 15,000 बट्टे 750, जे कटे 75 दूनी 150, 20, यानी कि क्या गुना, 20 गुना। अब जो पूछी जाए वो भी संख्या क्या गुना करोगे, 20 गुना। वो कहता है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 1 रुपए सिक्का है कितने, 4 हैं, कितने 4, जी क्या गुना कर रहे हैं, 20 गुना। तो उत्तर कितना होगा, 80, उत्तर कितना होगा, 80, उत्तर कितना होगा, 80। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगर वो कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 50 पैसा ही सिक्का है कितने, 3, तो 3 का क्या गुना कर देते, 20 गुना। अगर वो कहता 25 पैसा ही सिक्के है कितने, अनुपात में 8, लेकिन एक की वैल्यू कितनी आई, 20, तो 8 की वैल्यू कितनी होती, 160। ऐसा करेंगे अगर हम अपने प्रश्न को हल करेंगे सिक्कों वाले को तो हमारा हो जाएगा। एक प्रश्न और है, इसी का है, सिक्कों का ही है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 900 सिक्के हैं। अब कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है, यदि इनके मूल्यों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 4:3:2 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल वही है, सवाल वही है कि 1 रुपया अनुपात 50 पैसा अनुपात 25 पैसा, इनका अनुपात दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है। कि अब देखो नंबर ऑफ किसका दे रखा है, मूल्यों का, मूल्यों का। तो हमें दे रखी है वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों का मूल्य, ये कह सकते हैं सिक्कों का मूल्य दे रखा है। क्या सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 1 रुपए का मूल्य है 4, और 50 पैसे सिक्कों का मूल्य है 3, और 25 पैसे सिक्कों का मूल्य है 2, सिक्कों का मूल्य है 2। अब अगर बात करें क्या क्या करना है सवाल में, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। जो चीज हमें दे रखी होगी वही निकालना है। कि 900 सिक्के दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर पता चल जाए, सिक्कों की अगर संख्या पता चल जाए, तो हमें क्या निकालना है इस समय, सिक्कों की संख्या। और संख्या कैसे निकलेगी, संख्या निकलेगी कुल धन में अगर हम किससे भाग दे दें, किससे भाग दे दें, जो हमारा सिक्के की वैल्यू है। जैसे सिक्का है कितने का, 1 रुपया का, सिक्का का मूल्य कितना है, 4। अब तक सवाल में क्या था, देखो सिक्के थे हमारे पास 4 सिक्के थे हमारे, सिक्कों की संख्या ही, और 1 रुपया। तो हमने क्या काम करा, इन दोनों का गुणा कर दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया। वो हमें क्या मिल गया, मूल्य मिल गया, वो हमें क्या मिल गया, मूल्य मिल गया। कि 1 रुपया जो कीमत है सिक्का की गुणा जो संख्या है, ठीक है। अब अगर हमें संख्या निकालनी है, अगर हमें संख्या निकालनी है, तो जो कीमत रहेगी, सही है, जो कुल कीमत रहेगी वो हम क्या काम करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा
मान निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा मान निकल आएगा कि कुल कितने सिक्के होंगे, कुल कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो अब निकालो, कैसे निकालोगे वो बताओ कि अनुपात कितना बनेगा, अनुपात कितना बनेगा वो अनुपात बताना है। तो बताओ कुल वैल्यू कितनी है, कुल मूल्य 4 अनुपात है और हैं कितने के 1 रुपया, लेकिन बाकी के पैसा में तो हम कहते हैं जो रुपया भाव पैसा ही में लिखो कि 100 पैसा। तो ये बना 4/100, ये बना 4/100, ये बना 3/50, ये बना 2/25। ठीक है, अनुपात बना, ये अनुपात बना 4/100, 3/50 और 2/25। अब कहें का इनका लासा ले लो तो 100 लासा होगा तो ये 4 ही रहेगा। ठीक है, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, जी 6 बनेगा। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। अब पता चली गई कि जो सिक्कों की संख्या रही होगी वो हमारी 4:6:8 के अनुपात में रही होगी। देखो जब सिक्कों की संख्या दे रखी हो तो दोनों का गुणा करना है, वो हमारा कुल मान बनेगा, कुल मान बनेगा। और अगर कुल मान दे रखा है, मूल्यों को मतलब सिक्कों के मूल्य दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो हमें क्या काम करना, भाग देना होगा, जिस जिस सिक्कों से, सिक्कों की कीमत से भाग देना होगा। ठीक है, अब 6, 4, 10 और 8 18 बना, कितना बना 18 बना। वो कहता है 18 ना है, कितना है 900 सिक्का है। 18 सिक्का कहाँ है, कितने हैं 900 ही तो हैं। तो 18 ना हो के कितने के बराबर, 900 के बराबर। क्या गुना, तो 18 पंजे 90। देखो गुना की बात ऐसी है कि जब भी गुना देखना हो तो इधर वाली संख्या में इधर वाली संख्या से भाग दे दो। तो 18 पंजे 90, कितने गुना 50 गुना। अब जो चीज पूछी जाए, अब जो चीज पूछी जाए वो भी कितने गुना करोगे, उतने ही गुना करोगे। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी होगी कि कितनी होगी, कितनी होगी। तो यहाँ से अगर संख्या पूछी जाएगी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो देखो 50 पैसा ही सिक्का है कितने 6, तो 6 का क्या गुना करता है 50 गुना, तो 6 पंजे 30, 300 उत्तर होगा। ठीक है, संख्या यही तो है, ये हमारा मूल्य है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल्य है। और ये हमारे क्या है, ये हमारे सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ऐसा करके बताओगे तो उत्तर होगा हमारा कितना 300, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला अगर प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। यदि सिक्कों का कुल मान 280 रुपए है तो थैले में प्रत्येक मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है। ठीक है, पहले वाला है, पहले वाले में क्या करा, इसमें कहता है कि सिक्कों की संख्या बराबर है। तो है हमारे पास कितना 1 रुपया, 1 रुपया और लिखा 100 पैसा। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, गलत नहीं होगा। 50 पैसा और 25 पैसा और 25 पैसा। जी कहता है संख्या बराबर है, यानी ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे हैं, बराबर है 1:1:1, यानी सिक्कों की संख्या कैसी है, बराबर है। तो ये कह सकते हैं 1:1:1 मान लें, 1:1:1 मान लें। ठीक है, तो इनका जो अनुपात बनेगा, इनका जो अनुपात बनेगा, तो अब वो बताना है कि हमें अनुपात किस प्रकार से बना सकते हैं, हम अनुपात किस प्रकार से बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रखा है, तो इन दोनों का क्या काम करें, गुणा करें। तो 100:50:25 से काट सकते हैं। 4:2:1, 4:2:1। अगर हम कहें जो मूल्य निकला ना, ये क्या निकला मूल्य, और मूल्य दे रखा है प्रश्न में, मूल्य कितना दे रखा है 280 रुपया, मूल्य दे रखा है 280 रुपया। तो ये कह सकते हैं टोटल मूल्य कितना बना 4, 2, 6 और 1 7। वो कहता है 7 ना है 280 है, क्या गुना 40 गुना, क्या गुना 40 गुना। वो कहता है थैले में प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, थैले में प्रत्येक मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और वो कहता है कि सिक्कों की संख्या कैसी है आपस में, सिक्कों की संख्या कैसी है, बराबर है, बराबर है, संख्या बराबर है। तो प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, जब ये 40 गुना है तो ये संख्या यही तो दे रखी है, संख्या कितनी दे रखी है, बराबर ये 1:1:1 हमने माना, 1:1:1 हमने माना। तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 40, कितनी वैल्यू निकल के आएगी 40। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में हमें क्या काम करके चलना है, अपने अगर कोई भी एक चीज अगर समान दे रखी है, समान दे रखी है,
तो उसे हम क्या काम करेंगे, एक 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 मान लेंगे, एक 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 मान लेंगे। वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, थोड़ा अंतर है। अगर वो कहता है प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, अगर सिक्कों की केवल प्रत्येक मूल्य वर्ग के, जो पूछता है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग का जो सिक्का है वो कितना कितना है, तो हम कह सकते हैं कितने कितने 40 40 हैं। अगर वो यहीं पर एक शब्द लगा दे कि प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की कुल कुल अगर शब्द लगा दे तो कुल संख्या बताओ, तो देखो 1 रुपया की भी 40 40 40, तो तीनों के कितने होंगे, तब तीनों के कितने होंगे, 120 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने उत्तर को बता सकते हैं, इस प्रकार से हम अपने उत्तर को बता सकते हैं। तो ये प्रश्न हुए हमारे किसी के सिक्कों से संबंधित। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न हमारा कितना होगा, तो अगला प्रश्न है हमारा कि अब सिक्कों वाले प्रश्न करा दिए मैंने, अनुपात में संख्या वो करा दिए। अब अगला प्रश्न आता है x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात दे रखा है, तृतीय अनुपात दे रखा है। तो हमने जो शुरू में बताया वही मान हमें बताना है कि कितना कितना होगा, वही मान हमें बताना है कि कितना कितना होगा। देखो मध्य अनुपात बताया कि दोनों संख्याओं को गुणा करो और उसका वर्गमूल निकाल दो, और हमने तृतीय अनुपात बताया कि दूसरी संख्या का वर्ग बट्टा पहली संख्या, तो वो हमारा कौन सा होता है, तृतीय अनुपात होता है। ठीक है, ऐसा ही अगर कहें तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और संख्या जी मान के चलो, क्या पूछता है हमसे, क्या पूछता है कि ये कहता है कि संख्या बताओ कि संख्या कितनी होंगी, यानी x और y का मतलब क्या है, संख्या। तो संख्या हमारे पास दे रखी है ना, कि ऑप्शन दे रखे 3,6 6,12 6,6 3,12। तो मुझे कह सकते हैं इन दोनों से जिस भी प्रश्न का उत्तर मध्य अनुपात 6 होगा और तृतीय अनुपात 48 होगा, भाई ऑप्शन सही है। देखो हम सबसे पहले मध्य अनुपात करें ना, मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा करें वर्गमूल लें। तो देखो 6 तिया 18, इन दोनों का गुणा करें 18 बनेगा, इन दोनों का गुणा करें 72 बनेगा, इनका 36 बनेगा, इनका 36 बनेगा। तो कहते हैं वर्गमूल लो, 18 का वर्गमूल खत्म, 72 खत्म। ये कह सकते हैं मध्य अनुपात 6 का भी मध्य अनुपात 6 होगा, 3,12 का भी मध्य अनुपात कितना होगा, तो 6 होगा। इन दोनों में कोई एक होगा। अब इन दोनों में क्या काम करेंगे, तृतीय अनुपात 48 होना चाहिए, तृतीय अनुपात 48 होना चाहिए। तो अगर हम सी ऑप्शन देखें तो दूसरे का वर्ग 6 गुणा 6 बट्टा 6, 6 से 6 घटे, यानी तृतीय अनुपात 6। लेकिन ये कहता है कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए, 48 ना है तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो बहुत जल्दी लगा प्रश्न, बहुत जल्दी लगा, किससे, ऑप्शन से। किससे लगा, ऑप्शन से। तो जब भी मध्य अनुपात तृतीय अनुपात का कोई ऐसा प्रश्न आता है जो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन से करना होगा। देखो अब लेकिन करेंगे कैसे, तो देखो मध्य अनुपात कैसे करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करो, अंडर रूट में लगाओ तो बराबर 6। तो ये कह सकते हैं एक्स वाई बराबर 36, वर्ग करा तो ये बना। दूसरी संख्या का वर्ग करोगे, पहली संख्या से भाग दोगे तो बराबर 48, तो ये बना y² बराबर 48x। ठीक है, अगर वैल्यू रखोगे इसमें रखोगे तो हम x बराबर रख सकते हैं, x बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो y² बट्टे कितना बना 48, ये वैल्यू इसमें लगाओगे तो कितनी बनेगी वैल्यू बता, तो ये बनेगी y/3 बराबर 48 गुणा 36 बराबर 48 गुणा 36। ठीक है, तो इतनी बात याद रख के चलनी है हमें, इतनी बात याद रख के चलनी। ये क्यू में मान निकला, किस में मान निकला, क्यू में। हमें केवल y का चाहिए, तो जहां हमें जब क्यू दे रखा हो तो हमें निकालना होता है घनमूल, बराबर भाई संख्या क्या निकालना होता है, घनमूल। 3 3 की जोड़ा बनाओगे तो अगर यहाँ देखें 8 गुणा 6 गुणा 36 के 6 गुणा 6, तो देखो एक तो ये 6 का जोड़ा बन गया, और जो 8 है 8 का घनमूल कितना होता है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये कह सकते हैं y बराबर बना 2 गुणा 6 यानी 6 दूनी 12। तो y की वैल्यू कितनी बनी 12।
और 12 बाई की वैल्यू देखो दो ऑप्शन में है, एक तो बी में है और एक डी में है। तो यहाँ पे से भी फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या काम करोगे, बस जहाँ बाई की वैल्यू लगाओगे एक्स गुणा 12 बराबर 36, 12 से 36 घटे 3 बार, तो ये कह सकते हैं 3,12। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो ऐसे ही करेंगे। अगर हम आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर चलें, तो अगला प्रश्न हमारा है कि शिवानी तथा रिया की आय का अनुपात 9:4 है। यानी कोई दो कैंडिडेट हैं जिनकी इनकम का अनुपात बताया गया कि इनकम का अनुपात कितना है, 9:4 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 7:3 है। तो और प्रत्येक 2,000 रुपए की बचत बचाती हैं। तो हमें शिवानी की आय बताएं कि शिवानी कितना कमाती है। ठीक है, तो अपने प्रश्न, जब भी प्रश्न इस प्रकार का आए कि प्रश्न में 3 शब्द दे रखे होंगे, एक आय, एक खर्चा और एक बचत, और कहता है कि इन तीनों में संबंध क्या होता है। तो एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति मान लो कमाता है, पैसे कमाते हैं, आप सब पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, किसके लिए तैयारी कर रहे हो, नौकरी के लिए, और नौकरी मिल जाएगी तो बीवी अच्छी मिल जाएगी, है, शादी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सब किसके लिए नौकरी ढूंढते हैं कि हमारा क्या होगा, एक जो जीवन यापन होगा वो अच्छे से हो जाएगा, हमारे पास पैसे ढेर सारे आ जाएंगे। ठीक है, कि हम पैसा कमाने लगेंगे। तो जो पैसा कमाना है वही कहलाती कि हमारी जो आय है, जो इनकम आय, और उसमें हमारे मान लो हमने 100 रुपया कमाए, अब जो हमने इनकम करी वो इनकम तो रहेगी। मान लो 100 रुपए कमा के लिए फिर कुछ खाओगे, खर्च करोगे, तो फिर मान लो अगर हमने 40 रुपया खर्च करे, तो जब खर्च करो तो बचाओगे, बचाना बहुत जरूरी है। मान लो बीमार पड़ जाओ, कोई अर्जेंट काम आ जाए, तो उसके लिए क्या काम करोगे, बचत करोगे ना। कि जो इनकम करते हो, इनकम की पूरी तो कोई खर्च करता नहीं है, क्या काम करते हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ बचा के चलते हैं। तो वही बात है कि जब भी किसी व्यक्ति की जो भी इनकम रही होगी, वो व्यक्ति अपनी इनकम को केवल 2 भागों में ही बांटेगा, या तो अपनी इनकम को खर्च कर सकता है या अपनी इनकम को बचा सकता है, या कहें कि खर्च भी करेगा और उस समय से थोड़ा बहुत बचाएगा भी। ठीक है, तो अपनी इनकम को वो केवल खर्च और बचत कर सकता है। तो जी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की आय उसके खर्चे और बचत के योग के बराबर होती है। यानी अगर हम खर्चा को जोड़ें, खर्चा और बचत दोनों का योग करें, तो किसके बराबर होगा, आय के बराबर होगा। ऐसे ही अगर सवाल में देखें तो सवाल में कहता है कि जो शिवानी है, एक रिया है, वो उसकी इनकम 9:4 है, और खर्चा कितना है, 7:3 है। लेकिन जो कहता है प्रत्येक की जो बचत है वो बराबर है, वो कैसी है, वो बराबर है। ठीक है, वो बराबर है। ये 2 तरीका से सवाल को कर सकते हो। देखो, एक तो 9x - 7y करोगे बराबर 2,000, एक 4x - 3y करोगे तब भी बराबर 2,000। दोनों को x y की वैल्यू निकालो। यानी हम देखो, अगर समीकरण बना के दिखा दें, अगर शिवानी की बात करेंगे तो शिवानी की जो बचत रहेगी, वो बचत कैसे निकालो, जब हम इनकम में से खर्चा घटाए देंगे। हमने 100 कमाए, 50 खर्च करे, तो बचत कैसे निकाली, हमने जब 100 में आता 50 घटाए दे। ठीक है, तो यही बात आई कि जब भी बचत या खर्चा में तो कोई एक चीज पूछी जाए, तो जो एक चीज दे रखी है वो हम इनकम में से घटा देंगे, वो दूसरी चीज हमारी मिल जाएगी। तो बचत बराबर कितना होगा, बचत बराबर क्या, इनकम कितनी है शिवानी, 9x है, x मान के चलते हैं ना, तो खर्चा में हम x मानेंगे नहीं, जो हमने इसमें मान ली, तो बाई, खर्चे में हम मान लेते हैं बाई और इनकम में x। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, तो 7/22। ठीक है जी, किसी की बचनी बचत, शिवानी की। ऐसे ही अगर हम रिया की देखें, रिया की बचत कितनी होगी, तो रिया की बचत होगी क्या, बचत कितनी है, ये देखो, रिया की इनकम कितनी है 4x, और खर्चा कितना है 3y, तो ये रिया की होगी। ठीक है, जेऊ बराबर है 2,000 के और जेऊ बराबर है 2,000 के। इन दोनों को क्या काम करोगे, x और y के मान निकालोगे, रखोगे, वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब वो इनकम पूछता है, इनकम ही तो पूछता, केवल के आय बताना है, तो केवल x की वैल्यू निकाल लेना, y की काट देना, भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, अब बात आती है कि हमें डायरेक्ट करना है। तो हमने बताया
कि जब भी दोनों जगह एक जैसी बचत हो, दोनों जगह एक जैसी बचत हो, तो हम क्या काम करेंगे, हमें एक्स वाई का मान ना निकालना है, डायरेक्ट जब देखो जहां कितने की बचत करता है 9 में 7 गए 2, जहां कितनी करती रिया कितनी करती है बचत 1। अगर कायम के शिवानी 9 रुपया कमाती 7 रुपया खर्च करती है तो 2 रुपया बचाती है। रिया की बात करें तो 4 रुपया कमाती 3 रुपया खर्च करती है 1 रुपया बचाती। लेकिन वो जो कहता है, सवाल कहता है कि दोनों जगह एक ही जैसे बचाती है, ये 2000 रुपया यानी समान वैल्यू बचाती है। और जब समान बचाए तो इन दोनों की जगह समान कर लेना है। जब समान कैसे करोगे, तो इनका अंतर 9 में 4 गए 5 और इनका अंतर 7 में 3 गए 4, बस ऊपर नीचे गुणा करोगे तो इस समय कितने का गुणा 4 का, इस समय कितने का गुणा 5 का। ये 4 और 5 आए कहां से, तो ऊपर वाले जो आय के अनुपात का जो अंतर है, और 4 कहां से आए, तो जो खर्चे के अनुपात का अंतर है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, भाई हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये बना कितना, ये कितना बनेगा 9 चौक 36 अनुपात 16, और ये कितना बना 7 पंजे 35 अनुपात 15। अब देखो दोनों जगह जिसने 36 कमाए 35 खर्च करे, एक बचाया ये कहता एक बचत ना है, कितनी बचत है 2000 रुपया बचत है, एक तो ना है, कितनी बचत है 2000 है, तो एक की वैल्यू 2000 क्या गुना 2000 गुना। वो कहता है किसकी बतानी है, अब बताओ किसकी बतानी है, तो शिवानी की आय बतानी है। शिवानी की आय बता दो कितने गुना होगी, कितने गुना होगी, तो है कितने रुपया कमाती है 36, तो 36 ना कमाते हैं, क्या गुना कमाई 2000 रुपये, 2000 गुना कमाएगी तो 36 दूनी 72,000, उत्तर होगा कितना 72,000। तो ऐसे प्रश्न में कहा है, चाहे तो एक्स वाई मानिक करो, चाहे ऐसा हम डायरेक्ट अनुपात को हम समान करें और हम अपना उत्तर निकालना, तुलना करा के। अब कोई कहे हमें तो गणित समझ में नहीं आता है, हमें गणित समझ में नहीं आता है, तो बताओ क्या काम करा, केवल प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा गणित में प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही ज्यादा हमें समझ में आएगा। ये वीडियो को जितनी ज्यादा बार देख लोगे उतने सवाल इतने कठिन ना होते हैं सवाल। अच्छा, अब गणित में एक चीज और बड़ी है, अभी मान लो जीएस की बात करें तो जीएस में कहाँ से पोर्शन, कहाँ का प्रश्न कहाँ रखेगा, किस टाइप से पूछेगा, कोई चीज पूछे, अभी सन पूछे, सन के साथ साथ उसके बाप का नाम पूछे, अरे पूछ सकता है, स्थान पूछे ले जन्म का। लेकिन प्रश्न में कहा, गणित में निश्चित चीज पूछेगा, मध्य अनुपात है तो मध्य अनुपात से ही पूछेगा, बदल नहीं सकता है। तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात पूछेगा, ज्यादा तृतीय अनुपात दे देगा, संख्या पूछ लेगा, इतना अंतर है और कुछ नहीं है। और तभी कहते हैं कि गणित में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो प्रश्न पूरे के पूरे लगा के आओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है। अब ए और बी दो कैंडिडेट है, उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। अब देखो, अब बचत अलग अलग करता है कि ए की बचत है 5,000 रुपया, बी की बचत है 6,000 रुपया, तब बतानी है कि बी की आय बताओ। ऐसे प्रश्न में हमें एक्स और वाई मान लेना है, एक्स और वाई मान लेना, कि दोनों अलग अलग हैं तो समान तो करना नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ए और बी की ये देखा 5x, जो ए की बचत रहेगी, वो कितनी रहेगी 5x माइनस खर्चा कितना है 3y बराबर कितने की 5,000 है, सही है। और अगर हम कहें बी की बचत तो बी की बचत कितनी रहेगी बताओ। देखो बी की इनकम है 4x माइनस और खर्चा है 2y, तो घटाए दो बराबर बने हो कितने के 6,000 के, ठीक है। जय सॉल्व करोगे तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू आएगी, वो हमारा उत्तर होगा। देखो एक चीज और तरीका, इन्हें बट्टे में कर देना, जिन्हें आगे सॉल्व करो इन्हें बट्टे में कर देना कि इतने के बट्टे जे हो गए, यानी 5,000 बट्टे 6,000, 3 जीरो से 3 जीरो कटा। अगर कैंची का गुणा करें तो ये बनेगा 30x माइनस 18y बराबर 5 चौक 20x माइनस 5 दूनी 10y, ठीक है। यही तो बना, x एक तरफ कर लो तो 30x माइनस 20x बराबर 20 इधर आए तो 18 ही तो होते जाएंगे, तो 18y माइनस 10y, इतनी तो ही बात है। और कहा है तो 30x में तो 20x गए कितने बचे 10x बचे, 18 में से 10 गए कितने बचे बताओ, 18 में से 10 गए 8y, कितने बचे 8y। एक्स के बट्टे बाई कर लो, केवल एक्स के बट्टे बाई कर लो,
x के बट्टे y करें, y को इधर लाए तो 8/10, ये कह सकते हैं 4 दूनी 2 चौकू 8 2 पंजे 10। ये बस अनुपात निकला x अनुपात y बराबर 4:5। बस ये बात आई कि जो भी वैल्यू रही होगी वो कितने के बराबर 4 और 4 x और y की वैल्यू कितनी आएगी 4/5 आएगी। सवाल हम लगाओगे क्या मिल जाएगा हमें, उत्तर हमें मिल जाएगा। पूछी का चीज गई है बी की आए तो बी की तो इनकम बताना, और बी की इनकम है कितनी, अनुपात देख लो, अनुपात कितना है 5x में ही तो है कि 5x/4y 5x/, अगर हम देखें बी की आय का अनुपात कितना है 5x, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ऐसा करेंगे हम, अगर प्रश्नों को करते हैं तो हमारा क्या होगा, उत्तर मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या काम करना है हमें, अनुपात अगर एक जगह प्रत्येक जगह समान संख्या की बचत करते हैं तो हमें क्या काम करना है, तो हमें अनुपात को समान बना लेना है। और अगर समान संख्या की बचत नहीं करता है तो फिर हमें क्या काम करना है, ऐसे प्रश्नों में तो x और y मान लेना, x और y को मानकर उनकी वैल्यू हमें निकाल लेनी है, और जब वैल्यू निकाल लोगे तो फिर हम x की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा, भाई हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम अपने प्रश्न को लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर ये कहा जाए, अगर पूरा ही निकलवाया जाए तो पूरा कैसे निकालोगे, ये तो आया नहीं, तो पूरा कैसे निकालोगे बताओ। 4:5 ही तक तो निकला, 4:5 अनुपात आ गया। अब उत्तर अगर पूछा जाए कि उत्तर कितना होगा तो कैसे निकालोगे, तो हमें तो देखो अनुपात में फिर वापस आओगे कि ये कहें कि 5x/4x था, और ये कितना था 3y/2y था, 3y/2y था। ऐसे ही अब अगर हम, और वैल्यू कितनी निकल के आई x की 4, हम कह सकते हैं ना 4, तो ये कितना बनेगा, देखो ये कितना बनेगा, 4 पंजे 20 16 बना, और देखो ये बना 3, y की वैल्यू कितनी आई 5 5 3 15 5 दूनी 10 5 3 15। तो ये कह सकते हैं पहला ए कैंडिडेट की बचत कितनी है 5, बी कैंडिडेट की बचत कितनी 6। काउ एक से तुलना कराए दो कि ये 5000 बचाता है, जी 6000 बचाता है, काउ से तुलना कराए दो ना, मतलब का है कि जी कहता है 5000 है, क्या गुना 1000 गुना। अब जिसकी इनकम पूछी जाए उसकी इनकम का बता दो, 1000 गुना कर दो कि 16 ना होगी, क्या गुना होगी 1000 गुना होगी 1000, यानी 16 बराबर 1000 बराबर 16,000 रुपया। 16,000 है कहीं पर ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही है। अगर ये कहता है एक ही वैल्यू बताओ, एक ही आय बताओ, तो एक ही आय में क्या करते 20 में गुणा कर देते, 1000 का तो 20 गुणा 1000 बराबर 20,000, यानी ए कमाता है 20,000 और बी कमाता है हमारा कितना 16,000, कितना कमाता है 16,000। तो इतनी बात याद रखें चलनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अब क्या काम करता है, अब हमें बांटना है कि हमारे पास कोई चीज ज्यादा आ गई है, उसे हमें क्या काम करना है, अपने दोस्तों में या अपने पड़ोसियों में या अपने रिश्तेदारों में उसे क्या करना है, बांट देना है। जैसे अगर कोई जब भी नौकरी लगी जाए तो ज्यादा अगर कमाने लगो तो अपनी जो ज्यादा कमाई हो उसे क्या काम करना है, बांट देना है, ठीक है। बांट सकते हो तो बांट देना है, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, बांटना बहुत बड़ी बात है। जब ज्यादा पैसे होंगे तभी तो बांट पाओगे, लेकिन जब जितना पैसा आता है उतनी पैसे के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि राघव अपने पेनों को अपने 4 दोस्तों संदीप, गौतम, शिवम और अवनीश
में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटना चाहता है। तो राघव के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए, ये पूछता है कि कम से कम कितने पेन होने चाहिए। तो हमने पहले ऐसा सवाल पहले कराया कि जब भी कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जो अनुपात में बांट दिया जाए, जो अनुपात में बांट दिया जाए और कम से कम पूछा जाए तो उस अनुपात की संख्या के बराबर होता है। या कोई संख्या पूछी जाए कि इनमें से कौन सी संख्या के बराबर नहीं होगा, तो अनुपात की संख्या के योगफल से जो संख्या नहीं कटेगी उसके बराबर नहीं होगा, बाद बाकी सबके बराबर होगा। तो ये कहता है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 बराबर। देखो अगर हम इनका अनुपात सही बनाए, सरल रूप में बनाए, तो 2 3 4 5 का लासा कितना होगा 60, कितना होगा 60, 60 लासा होगा। देखो 2 3 4 5 का लासा, यानी ऐसी संख्या गुणा करो जो प्रत्येक में हो जाए। तो 60, तो 60 का गुणा करें, 60 का 1/2 30, आधा 1/3 20, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। ये कह सकते हैं 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12 के अनुपात में बांटा। इसका मतलब क्या है कि राघव जो है उन्होंने क्या काम किया, अपने 4 दोस्तों में अपनी पेंसिलों को बांट दिया, अपने पेनों को बांट दिया। पहले दी संदीप को, फिर दी गौतम को, फिर जो पेन ही वो शिवम को, फिर जो पेन ही वो अवनीश को। इतने पेन बांट दिए। अब किस हिसाब से दिए, तो 30 के गुणे में हमने संदीप को दी पेन दिए, और 20 के गुणे में मैंने गौतम को पेन दिए, और 15 के गुणे में मैंने शिवम को पेन दिए, और 12 के गुणे में मैंने अवनीश को पेन दिए। ठीक है, तो अब उत्तर जो आएगा, उत्तर आएगा वो कहता है कि राघव के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए। तो कम से कम तो इतने पेन होने चाहिए, कम से कम दूने से ज्यादा ज्यादा इनके दूने कर दो। एक को दे दो कितने 60, एक को दे दो 40, एक को दे दो 30, एक को दे दो 24, तो वो भी बन जाए। तो देखो 30 20 कितने हो गए 50, 50 60 70 और 7 77, यानी कि ये कह सकते हैं कम से कम 77 पेन चाहिए, कम से कम 77 पेन चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में है। ये दोनों में से पहली व तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, 50 अधिक है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में। जो कहते हैं इनमें से पहली व तीसरी, तो पहली और तीसरी कौन सी संख्या है, पहली है 5, तीसरी है 12। ठीक है, जो कहता है का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना होगा 12 5 17, 12 5 17 वो कहता है। और दूसरी संख्या से कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, योग कितना अधिक है 10, कितना अधिक है 10 से 17 कितना अधिक है 10। वो कहता है 10 ना है, कितना है 50 है, कितना है 50। यही तो भाव क्या भी दूसरी संख्या है कितनी 7, इन दोनों का योग कितना है 17, इन दोनों का अंतर कितना है अधिक कितनी है, योग संख्या से कितना अधिक है 10। सवाल कहता है 10 ना है, कितना है 50। तो 10 बराबर 50 क्या गुना 5 गुना, क्या गुना 5 गुना। तो जब ये 5 गुना है, जब 5 गुना है तो जो पूछी जाए वो भी कितने गुना होगी 5 गुना। तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग करो, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 12 5 7 5 12 और 12 24। तो 24 से भी क्या गुना 5 गुना, 24 से भी क्या गुना 5 गुना, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 उत्तर होगा 120। ऐसा नहीं कर सको तो ऐसा कर सकते हो कि पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 7x है, तीसरी संख्या 12x है। तो 12 और तीसरी में जोड़ लोगे तो ये बना 17x। और अब कहता है कि इनका योग और तीसरी संख्या का घटाई दो तो कितने के बराबर आए 50 के बराबर आए। तो ये कह सकते हैं 10x बराबर 50, ये काटोगे x बराबर 5, x बराबर 5, x बराबर 5, x की वैल्यू 5 आई। इन तीनों का योग 24x बना, 24x बना। तो 5 x की वैल्यू 5, तो 24 गुणा 5, 24 गुणा 5। ठीक है, उत्तर होगा 120, 120। अगला प्रश्न, एक पुलिस भर्ती भर्ती आएगी। ठीक है, जो पेपर होने वाला है पुलिस भर्ती का ही पेपर होने वाला है, उसी पे प्रश्न बना है कि एक पुलिस भर्ती में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के तथा लड़की, यानी एक पुलिस भर्ती होनी है जो अभी मान लो जो पेपर होना है उसमें लड़के भी बद देंगे लड़कियां भी बद देंगे, यानी कि लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। इस समय से यदि 50 लड़के चले जाएं और 50 लड़कियां
आ जाएं, 50 लड़कियां आ जाएं, तो उनका अनुपात कितना होगा? 9:7 हो जाता है, 9:7 हो जाता है। बस एक चीज पता करनी है हमें, कितने गए कितने आए। अगर दोनों जगह समान है, दोनों जगह समान है, तो फिर योग में तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। योग में दोनों का योग कैसा होना चाहिए? बराबर। जैसा वो कहता है कि शुरुआत में पुलिस भर्ती में जो अनुपात था लड़के और लड़कियों का, वो अनुपात कितना था? 5:3। 5:3। फिर कुछ घटे गए, कुछ बढ़े गए, यानी कुछ लड़का चले गए और कुछ लड़कियां बढ़ गई, तो जो अनुपात होगा 9:7। 9:7। अब अगर बात करें, यहाँ कितना योग बनता है? 5 3 8। यहाँ कितना बनता है? 16। दोनों जगह होना कैसा चाहिए? बराबर। कैसा होना चाहिए? बराबर। अगर हमें दोनों जगह बराबर करना है, बराबर करना है, तो क्या काम करेंगे? अनुपात को हम बराबर करेंगे। अनुपात को हम क्या काम करेंगे? बराबर करेंगे। या देखो, पहले x मान कर सकते हो, x मान के फिर जी कराते हैं। x मान के कि अगर हम कहें तो पहले लड़के कितने? 5x, लड़कियां कितनी है? 3x। वो कहता है 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियां आ गई, बराबर कितने की हुई गए? 9/7 आ गए। हल करोगे, हल करोगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लड़के हैं कितने? 5x, या 5x में x का गुणा करोगे, भाई हमारा क्या होगा? भाई हमारा उत्तर होगा। भाई हमारा क्या होगा? भाई उत्तर होगा। तो ऐसे ही ठीक है। अब अगर हम कहेंगे अनुपातों को हमें बराबर करना है, अनुपातों को क्या करना है? अनुपातों को हमें बराबर करना है। तो अनुपातों को बराबर कैसे करोगे, वो हमें देखना होगा। अनुपातों को बराबर कैसे करोगे, वो हमें देखना होगा। अनुपातों को बराबर करो तो देखो, जी कितने बना योग? 16। जी कितना बना? 8। 8 को 16 बना दो, क्या का गुणा करोगे? 2 का। करोगे ना करोगे? तो बॉय और लड़के और लड़कियों का अनुपात हो जाएगा 10:6। घट जाने के बाद कितना बचा? 7। 9:7। देखो, लड़के गए कितने? 1। लड़की आई कितनी? 1। दोनों जगह बराबर होगी। ये सवाल यही तो कहता है कि 50 गए 50 आएगा, तो कोई अंतर तो ना पड़ा। ये कहता है एक ना है, कितने हैं? 50 है। क्या गुना है? क्या गुना है बता? 150 क्या गुना? 50 गुना। लड़के हैं कितने? 10। तो 10 भी क्या गुना? 10 भी क्या गुना? 50 गुना। तो उत्तर कितना होगा? 500। उत्तर कितना होगा? 500। बस बात खत्म हुई। उत्तर कितना होगा? 500। यहाँ लड़कों की संख्या 500। अगर वो कहता है लड़कियों की संख्या बताओ, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां भी कितनी है? 6। तो 6 का क्या गुना होता है? 50 गुना। तो 6 पंजे 30, यानी 300 उत्तर होता है। तो ऐसा करेगा, हमें उत्तर बताना होता है ऐसे सवालों में। बस अनुपात में ये याद रखना है कि दोनों तरफ अगर समान संख्या घटती है तो अनुपातों को बराबर कर दो। अनुपात जैसा कहता है, ये कहता है कि इसमें योग बराबर होगा, तो मैंने कहा योग बराबर कर दो। ठीक है, योग दोनों जगह बराबर कर दिया कि दोनों जगह 8, मतलब 16 16 कर दो, या दोनों जगह 8 8 कर दो, या दोनों जगह और कोई संख्या कर सकते हो। जरूरी ना है कि हमने 16 करें तो 16 कर सकते हो, 32 कर सकते हो। ठीक है, दोनों जगह तो ऊपर 4 का नीचे 2 का, तब भी उत्तर हमारा इतना ही निकल के आएगा, 500 ही। 500 उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, एक्स का एक्स माने करो तो ये हमने बना दिया है। इससे एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू फिर रखोगे, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब आता है, एक और है कि एक पुलिस भर्ती में चयनित और अचयनित, चयनित और अचयनित, चयनित और अचयनित की अगर बात करें, कि चयनित की बात करें और अचयनित की बात करें, तो इनका जो अनुपात बनता है वो 4:1 बनता है। 4:1 बनता है। कि एक पुलिस की भर्ती हुई, अब तक केवल भाग कराया, मैंने पुलिस भर्ती में केवल फार्म पढ़वाए, मान के चलो फार्म पढ़वाए तो 50 आए, 50 लड़के कम हो गए, 50 लड़कियां ज्यादा हुई। अब क्या काम करें? भर्ती को थोड़ा आगे ले जाते हैं और ये कहते हैं कि भर्ती हो गई, भर्ती हो रही है, और भर्ती हो रही तो जाका मतलब है कि चयनित और अचयनित हो गए। कुछ चयनित हैं और कुछ अचयनित हैं। ठीक है, इनका अनुपात है 4:1। 90 ने कम आवेदन किया होता तो 20 कम चयनित होते। ठीक है, प्रश्न कहता है कि यदि 90 फार्म कम पड़े होते तो 20 कम चयनित होते, तब चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। 5:1 होता। तब हमें बताना है
तो कितने अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया था। अगर हम बात करें कुल कितने अभ्यर्थियों ने, तो हम देखो चयनित कितने 4, तो हम कह सकते हैं 4x है। चयनित कितने 1, तो जी कह सकते हैं x है। ठीक है, इतनी बात तो ही हुई गई कि 4x हो गए और 1x हो गए। ठीक है, चयनित और अचयनित। ये कहता है यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन किया होता तो 20 कम चयनित होते। चयनित है कितने 4x, तो जी कहता है अगर 90 कम ने आवेदन किया होता तो कितने चयनित होते, तो हमारे 20 कम चयनित होते, 20 हमारे कम चयनित होते। और जब 20 कम चयनित होंगे तो हमारी संख्या जो चयनित होंगे उनमें से कम होगी ना, तो बाद में चयनित कितने रह गए, बाद में जो चयनित हैं वो चयनित कितने रह गए, वो चयनित रह गए हमारे 4x माइनस 20 कम कर दो, 20 कम कर दो, ये चयनित हो गए। अब अचयनित कितने होंगे, अचयनित 90 फार्म कम पड़े रहे हैं, 90 कम पड़े रहे हैं, 20 कम चयनित हो रहे हैं, 20 कम चयनित हो रहे हैं। तो हम अगर टोटल की बात कर रहे हैं कि टोटल हमारे 90 ही फार्म पड़े और 20 कम चयनित भाई, तो अचयनित कितने भाई 70, कितने भाई 70। तो हम बात करें और संख्या ही कितनी हमारी x, तो जी कह सकते हैं x माइनस 70। जो संख्या हमारी कैसी रह गई, अचयनित की संख्या रहेगी। पहले x है, 90 फार्म कमी तो पड़े, 20 तो चले गए चयनितम कम हो गए। अब अचयनितम कितने कम भाई, तो 70 कम भाई, क्योंकि 90 और इनका अंतर देखोगे वही संख्या हम अचयनित में तक घटाएंगे तो वो हमारा अब अनुपात कितना बना 5/1 बना। इन्हें हल करोगे तो ये बनेगा 4x माइनस 20 बराबर 5x माइनस 5 सत्ते 35 350। ठीक है, x एक तरफ करोगे, x एक तरफ 5x माइनस 4x 350 माइनस 20, तो ये x बराबर आएगा 330 कितना बनेगा 330 बनेगा। अब ये कहता है कि आवेदन की प्रक्रिया में कुल कितने लोगों ने भाग किया, कितने लोगों ने भाग किया, तो बताओ कुल कितने हैं 4x और 1x, कितने हैं कुल 5x। तो बस वैल्यू निकाल दो, 5 गुणा 330, 0 5 या 15, 5 या 15 1650। तो उत्तर होगा कितना 1650। बस इतना उत्तर है हमारा, देख लो 1650, ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है ये अनुपात समानुपात का। लगभग में हर प्रकार का एक प्रश्न हो गया है, हर प्रकार का एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न कराए गए हैं। जैसे पुलिस भर्ती में चयनित अचयनित या कोई और एक और भाग कराया था कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अब जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। ऐसा माने चलो जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा हीरे की कीमत से। हीरा देगा या कोई पत्थर देगा, उसे मान लो कोई सोने की चीज देगा, ऐसा करेगा वो तोड़वाएगा और उसके टूटने पर या मान लो कुछ भी कहेगा भार के, तो अनुपात में बांट देगा, अनुपात में बांट देगा। अब अगर हम बात करें, हमने जो प्रश्न बनाए वो बनाए दिल के ऊपर कि एक कोई लड़का है, एक कौन है, एक कोई लड़का है, उसका क्या होता है, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। दिल टूटता है किसी का तो उसके किस पर प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा उसकी भावना पर प्रभाव पड़ता है, उसकी भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। अब यही प्रश्न बना कि एक लड़के के दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि दिल की कीमत, जो उसकी कीमत थी, उसके दिल की जो कीमत थी वो उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है, उसके भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है, तथा दिल टूटने पर 700 रुपए की हानि होती है, यानी 700 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। तो दिल की मूल कीमत ज्ञात कीजिए, तो दिल की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि उस लड़के की जो दिल की कुल कीमत है वो बतानी कितनी रही होगी। मान लो कोई एक सरल स्वभाव का लड़का होगा, तभी तो उसका कितने की हानि हुई, केवल 700 रुपए की हानि हुई, केवल 700 रुपए की हानि हुई। कोई सस्ते में निपट गया, पहले ही तोड़ दिया होगा, इस वजह से बच गया वो। ठीक है, यही तो प्रश्न बनता है कि एक लड़का है, लड़के का क्या होता है, दिल है, दिल क्या होता है, टूट जाता है, यानी उसे धोखा मिल जाता है, धोखा मिल जाता है तो उसकी किस पर फर्क पड़ता है, उसकी भावनाओं पर फर्क पड़ता है। और उसकी भावनाओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3:4 में फर्क पड़ता है।
ठीक है। यदि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है तो हमें बताना कि दिल टूटने पर हानि होती है इतने की, तो उसकी कीमत कितनी थी, उसकी कीमत कितनी थी। तो देखो अगर हम बात करें कि अनुपात कितना बनेगा, अनुपात जो अनुपात है भावनाओं का अनुपात है, अगर बात करें 1:2:3:4, 1:2:3:4, ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो कीमत है, अगर कुल भावना की अगर देखें तो टोटल कितनी बनेगी, अगर हम अलग अलग देखें तो 1x 2x 3x 4x, यही तो बनेगी कि 1x 2x 3x और 4x, टोटल बनी हमारी 10x, टोटल कितनी बनी 10x, ठीक है। अब ये कहता है जो दिल की कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है, भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। तो यहीं से निकलेगी कि दिल की जो कीमत रहेगी, दिल की जो कीमत रहेगी वो भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। तो वर्ग कितना, 10x का वर्ग कितना हुआ 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर। तथा दिल टूटने पर 700 रुपए की हानि हुई, तथा दिल टूटने पर 700 रुपए की हानि हुई। तो अब जब इसे तोड़ा गया, जब इसे तोड़ा गया तो कितने की, अब बताओ। तो तोड़ा गया तो हम कहते हैं 1x 2x 3x और 4x, ठीक है, इसे में तोड़ दिया गया। तब अब जो हानि रही होगी वो बतानी है। देखो अब अगर इसे तोड़ा गया तो भावना का अनुपात यही बना, तो अलग अलग तोड़ने के बाद ये कह सकते हैं, तोड़ने के बाद कुल कीमत कितनी, वर्ग के ही तो है, तो वर्ग करो x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर, ये कितने बने 16 4 20, 20 9 29 और 1 30x स्क्वायर। बस यही है कि पहले कुल ही 100x स्क्वायर, तोड़ने के बाद उसे वही 30x स्क्वायर, कितने की हानि 70x स्क्वायर, 70x स्क्वायर बराबर है कितने के 700 के, कितने के है 700 के, ठीक है, कितने के 700 के। अब हमें बताना है कि हमारा जो निकलना है हमें बताना क्या है, तो इसमें बताना कि दिल की मूल कीमत क्या थी, दिल की मूल कीमत क्या थी। तो मूल कीमत हमें बता के चल रही है कि मूल कीमत कितनी होगी। तो मूल कीमत, अब कीमत है कहाँ पर, तो 100x स्क्वायर, हमें 70x स्क्वायर ही वैल्यू पता है, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 700/70, यानी काट है तो ये बना कितना 10, कितना बना 10। तो हमें दिल की कीमत कितनी मिली, दिल की कीमत कितनी मिली, देखो 100 × 10 यानी कि 1000 रुपया, 1000 रुपया। कौन सा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब मान लो अगर यही प्रश्न हमें डायरेक्ट करना है, देखो कोई लड़का है, मान लो अब कैसे भी कर लो, कोई कहानी बनाओ कि लड़का था, लड़कियों को ठीक है क्या मिल गया, धोखा मिल गया, उसे धोखा मिला तो उसका क्या टूटा, दिल टूटा। दिल टूटने पर सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कहाँ, सबसे बड़ी चोट लगती है वो कहाँ लगती है, भावनाओं पर लगती है। और भावनाओं का अनुपात जो दे रखा है वो 1:2:3:4 दे रखा है। यदि वो कहता है कि और दिल की कीमत जो भावना, दिल की जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है, तो दिल टूटने पर 700 रुपए की हानि हुई हो तो मूल कीमत ज्ञात कीजिए। अब वो कहता है तो भावनाओं को उसने तोड़ के दिखा दिया है कि 1:2:3:4 है, मैंने उसे एक्स मान लिया, 1x 2x 3x और 4x, तो बराबर कितने गया 10x गया। तो दिल की कीमत कितनी बनेगी 10x का वर्ग करोगे यानी वर्ग के समानुपाती, तो ये बनेगा 100x स्क्वायर बनेगा। तोड़ने के बाद भी तो अनुपात है, तो तोड़ने के जब अनुपात दे रखा है तो जगह मतलब कि दिल को तोड़ा है तभी तो भावनाएं आई, तो ये बना x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x
स्क्वायर बराबर प्लस 16x स्क्वायर बराबर बना 30x स्क्वायर। घाटा कितने का हुआ 70x स्क्वायर का, 70x स्क्वायर का घाटा हुआ। तो वैल्यू दे रखी है, हानि कितनी दे रखी है 700 की, तो x स्क्वायर बराबर 10। और हमारी जो दिल की कीमत निकली वो कितनी निकली 100x स्क्वायर निकली। x स्क्वायर की वैल्यू है 10, हमने 100 गुणा x रखा यानी 10 रखा। हमारा उत्तर आया कितना 1000 रुपया। ऐसे ही अगर हम प्रश्न को अपने माध्यम से करें, अनुपात के माध्यम से करें, तो हम कह सकते हैं जो है 1:2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, 1:2:3:4 के अनुपात में है। ये टोटल बनेगा कितना 10। कीमत बनेगी कितनी 100 रुपया। कीमत बनेगी कितनी 100 रुपया। अब टूटने के बाद कितना बना तो 1 + 4 + 9 + 16 जी कह सकते हैं कितना बना 30। कितना 16 9 25 4 29 से 30। ये कहता है हानि कितने की 70। वो कहता 70 की ना कितने की है 700 की। ये क्या गुना 10 गुना। क्या गुना 10 गुना। कौन सी चीज पूछी गई कीमत। कीमत कितनी है 100। 100 गुणा कितनी 10 बराबर कितना 1000। कितने 1000। यानी कि उसकी दिल की कीमत केवल कितनी लगी 1000 रुपया। यानी कोई ऐसा ही लड़का होगा लुल्लू पुंजू सा लड़का होगा। भाई कीमत कितनी बनेगी 1000 रुपया। तो भाई छोड़ के जा नहीं हो क्या करने हो भाई, तो छोड़ेगा जहाँ नहीं हो। यानी कि ये कह सकते हैं आज के समय में अगर रुपया ना है तो कछु ना है, रुपया ना है तो कछु ना है। तो इतनी बात याद रख के चलनी है। अपनी तैयारी करो बेहतरीन, अपनी तैयारी करो बेहतरीन, ताकि तुम्हारा कोई का ना तोड़ पाए, दिल ना तोड़ पाए, दिल ना तोड़ पाए। चाह कर भी ना टूटे दिल। तो दिल ना टूटे तो भावना आयत ना होगी, भावना आयत ना होगी तो कीमत फीमत जो सब भाड़े में घुसेगी। कीमत का मतलब एक ही बात निकल के आता पैसा। कि पैसा है तो दिल है, दिल है तो भावना है। यानी सब कुछ किससे संबंधित हो जाता है पैसे से। तो पैसा कहाँ से मिलेगा नौकरी से। कहाँ से नौकरी से। नौकरी कहाँ से मिलेगी नौकरी मिलेगी हमें मेहनत से। कि जब करोगी मेहनत ठीक है तभी बनेगी तुम्हारी सेहत। ठीक है, और नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हें हम कहेंगे कि छोकरी मिल जाएगी। छोकरी छोकरी मतलब शादी मिल जाएगी। जो मत समझो कि काम मिल जाएगी, यानी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रख के चलना कि अपनी मेहनत करो। यहाँ पे अनुपात समानुपात का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अनुपात समानुपात का टॉपिक खत्म हो चुका है। पूरे के पूरे लगभग हमें सवाल करा दिए गए हैं। अब आप सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है, जो क्लास है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न कहीं से भी आ जाए अनुपात समानुपात में गलत नहीं होगा कैसे भी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें। समझ में आ जाए तब भी कमेंट कर दिया करें। अगर कोई चीज समझ में ना आया करे तो वो कमेंट करके हमें बता दिया करें। बाद में आगे हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। देखो सब्सक्राइब करने में कुछ जाता तो है नहीं, केवल एक बार क्लिक ही तो करना है। जहाँ सब्सक्राइब लिखा है वहां क्लिक करो, घंटी छपी जाए वहां घंटी पे क्लिक करो, ऑल पे कर दो तो वो हो जाता है कि चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, हमारा एक संख्या में बढ़ जाता है। अगर संख्या बढ़ जाती है तो हो सकता है आप सभी लोगों के लिए लाइव क्लास मिल जाए। ठीक है, तो लाइव क्लास चलवाने के लिए क्या काम है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब आप ही लोग करोगे, कोई ये नचनिया वाला तो चैनल है नहीं कि मान लो हमने कैसा चैनल बना दी, नाचने वाला तो चैनल है नहीं। चैनल कैसा है, चैनल पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। तो चैनल पे तो भैया वे लोग आएंगे जो पढ़ने लिखने वाले होंगे। ये बात ध्यान रखना, वे लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अंत तक देखा करें, पूरी देखा करें। ठीक है, जिससे कि हर सवाल, हर टॉपिक और हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।